My name is Dr. Akhilesh Sharma, Assistant Professor in Department of Zoology, शिवपति पीजी कॉलेज शौहरतगढ़ सिद्धार्थनगर। इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो ग्लाइकोलिसिस का था। इसी ग्लाइकोलिसिस को फर्दर हम लोग जब स्टडी करेंगे तो आएगा वो सिट्रिक एसिड साइकिल। इसमें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था कि सेलुलर रेस्पिरेशन में हम लोग को ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस पढ़ना है। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पे सिट्रिक एसिड साइकिल आप लोग को बताऊंगा। सिट्रिक एसिड साइकिल को हम लोग टीसीए साइकिल भी कहते हैं, इट मीन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या फिर इसको क्रेब्स साइकिल भी कहा जाता है। क्रेब्स साइकिल सर हेंस क्रेब के नाम से ये पढ़ा है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3 स्टेजेस में ये डिवाइड होगा, स्टेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हम लोग इस टॉपिक में सबसे पहले ये जरूरी है कि ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड हैं, वो चीज मैं यहां पे रिप्रेजेंट किया हूं, जिसमें आप लोग ये समझेंगे कि ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस ये एक दूसरे से, ये देखिए इस डायग्राम के थ्रू ये सब इंटरकनेक्टेड हैं। उस चीज को हमने इस डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है और इसको नाम दिया स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड एंड स्टेज थर्ड। तो इस डायग्राम को हम लोग समझे, जब हमने ये देखा था कि ग्लूकोज जब कन्वर्ट होता है पाइरुवेट में, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। इसको हमने पहले लेक्चर में आप लोग को बताया था। ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पाइरुवेट में और पाइरुवेट कन्वर्ट होगा एसिटल कोएंजाइम ए में। एसिटल कोएंजाइम ए में फैटी एसिड्स भी ब्रेक डाउन होंगे, ऑक्सीडाइज होके एसिटल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होते हैं, और अमीनो एसिड्स भी ब्रेक डाउन होके या फिर ऑक्सीडाइज होके ये फॉर्म करेंगे एसिटल कोएंजाइम ए। ये हमारे स्टेज फर्स्ट है। इस स्टेज फर्स्ट में ग्लाइकोलिसिस, पाइरुवेट और एसिटल कोएंजाइम ए। पाइरुवेट भी कन्वर्ट होता है एसिटल कोएंजाइम ए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जिसमें एक CO2 लिबरेट होता है। तो इस स्टेज फर्स्ट को हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक फ्यूल मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक फ्यूल मॉलिक्यूल्स क्या है? ग्लूकोज, फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड आर ऑक्सीडाइज्ड टू एसिटल कोएंजाइम ए। तो स्टेज फर्स्ट को हम नाम दे सकते हैं एसिटल कोएंजाइम ए फॉर्मेशन, या फिर इसको कहते हैं एसिटल कोएंजाइम ए इज प्रोड्यूस्ड। इन सेकेंड स्टेज ये एसिटल कोएंजाइम में फर्दर इंटर करेगा सेकेंड स्टेज में। इस स्टेज को नाम देते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटल कोएंजाइम ए। इस स्टेज में, जिसको सिट्रिक एसिड साइकिल हम कहते हैं, स्टेज 2, इसमें ये एसिटल कोएंजाइम ए इंटर करेगा और यहां पे क्या होता है, एसिटल कोएंजाइम ए आर फीड इनटू टीसीए व्हिच एंजाइमेटिकली ऑक्सीडाइज्ड। ये एंजाइमेटिकली ऑक्सीडाइज्ड होगा और ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद ये फर्दर इसमें जो एनर्जी होगा वो कंजर्व होगा NADH और FADH2 में। यहां पे ये देखिए आप लोग टीसीए साइकिल में, ये टीसीए साइकिल है, ये साइट्रेट से स्टार्ट होगा और उसके बाद से ये ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटल कोएंजाइम ए में ये साइकिल चलेगा। तो फर्दर यहां से भी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, NADH और FADH2 इनको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। इसको यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी कहा जाता है। तो जो भी ये जैसे ग्लूकोज, पाइरुवेट या एसिटल कोएंजाइम में या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल चलता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन लिबरेट होंगे, जो कि NADH और FADH2 इसको अपने अंदर कंजर्व कर लेता है, या फिर ये कहिए कि उसको एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट करने के बाद ये NADH और FADH2 क्या करेगा, फर्दर इंटर करेगा स्टेज 3 में। स्टेज 3 में, स्टेज 3 को क्या है, ये ईटीएस। ईटीएस को दूसरा हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और यहां पे क्या होता है, ये देखिए NADH और FADH2 ईटीएस में एंटर करेगा और यहां पे ATP का फॉर्मेशन होगा। ATP का फॉर्मेशन होने के बाद इसमें ये H2O भी लिबरेट होगा और ATP जब यह लिबरेट होने के बाद ये जो साइकिल होता है ये कंप्लीट होगा। तो यहां पे हमने देखा
ये ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस, इन तीनों को, ये तीनों एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड है, इस डायग्राम में हमने आपको दिखाया है। स्टेज फर्स्ट में एसीटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको हम लोग एसिटल कोएंजाइम ए भी कहते हैं। जब एसिटल कोएंजाइम ए का जो फॉर्मेशन होगा तो फर्दर एसिटल कोएंजाइम में सबसे पहले ये हम लोग देखें कि जो एसीटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ये कनेक्टिव लिंक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिस इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। जो एसिटल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हो रहा है, ये पाइरुवेट से हो रहा है, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। तो पाइरुवेट जो होता है वो कन्वर्ट होगा 2 कार्बन कंपाउंड, जिसको हम लोग एसिटल कोएंजाइम ए कहते हैं। और पाइरुवेट में जो कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये क्या करता है, ये लिबरेट करता है CO2, और बचे हुए जो 2 कार्बन है वो फॉर्म करेंगे एसिटल कोएंजाइम ए इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। तो फिर इस रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें CO2 लिबरेट हो रहा है। इसी की वजह से जो प्रोडक्शन ऑफ एसीटेट है, इसको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी कहा जा सकता है। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है, जिसको हम लोग पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं, कॉम्प्लेक्स का मतलब है ये मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि इसमें 5 कोएंजाइम है, 5 कोएंजाइम या फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप है। इसमें जो 5 डिफरेंट कोएंजाइम्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो कि होता है 5 जो कोएंजाइम्स है, जिसमें TPP मींस थायमीन पायरोफॉस्फेट, इसमें क्या होता है, ये विटामिन थायमीन B1 इसमें प्रेजेंट होता है। जो कोएंजाइम सेकंड है, जिसको FADM कहते हैं, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसमें जो विटामिन होता है वो है राइबोफ्लेविन। थर्ड एंजाइम है कोएंजाइम ए, जिसको हम COA से डिनोट करते हैं। इसमें जो विटामिन होता है इसको कहते हैं पेंटोथिनेट। फोर्थ निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जिसको नियासिन कहते हैं, इसको शॉर्ट में कहते हैं NAD। एंड फिफ्थ कोएंजाइम इज लाइकोपोएट। उसके बाद 5 कोएंजाइम के बाद पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स में 3 डिफरेंट एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है। इसमें फर्स्ट जो है वो पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कंपोनेंट है, सेकेंड डाइहाइड्रोलाइपोइल ट्रांसएसिटाइलेज, एंड थर्ड डाइहाइड्रोलाइपोइल डिहाइड्रोजिनेज। इसके बाद जो पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स होता है, ये प्रोटोटाइप होता है। प्रोटोटाइप मींस ये बहुत हद तक रिजेंबल करता है अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कि TCA साइकिल अभी जो हम लोग आगे देखेंगे उसमें ये प्रेजेंट होता है, उससे काफी हद तक ये रिजेंबल करता है। उसके बाद अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम होता है जो कि हेल्पफुल होता है ऑक्सीडेशन ऑफ अमीनो एसिड। क्रेब्स साइकिल ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रेब्स साइकिल जो होता है वो साइकिल जो होता है वो कंप्लीट होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के वो भी मैट्रिक्स में होता है। इन यूकैरियोटिक कंडीशन अगर हम लोग देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, क्योंकि ATP का फॉर्मेशन जो भी होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो जो TCA साइकिल होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। अगर हम लोग देखेंगे यूकैरियोटिक कंडीशन में, तो मोस्ट ऑफ द ATP फॉर्मेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यूकैरियोटिक। और अगर हम लोग फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स में देखेंगे, जैसे कि प्लांट्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि अगर प्लांट्स में हम लोग देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द ATP का फॉर्मेशन वो होता है क्लोरोप्लास्ट में इन डे टाइम। और अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक कंडीशन देखें,
प्रोकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट्स में जो टीसीए साइकिल चलता है वो चलता है उसके साइटोसॉल में, और साइटोसॉल में उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चलता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसमें वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन की तरफ वर्क करता है। उसके बाद से हम लोग क्रेब्स साइकिल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये है एम्फीबॉलिक प्रोसेस। एम्फीबॉलिक प्रोसेस, जैसा कि हम जानते हैं, एम्फीबॉलिक प्रोसेस का मतलब होता है जिसमें मेटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस होते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस तो हम लोग समझ रहे हैं किसी चीज का टूटना, एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब होता है किसी चीज का बनना। तो क्रेब्स साइकिल में तो ये हम लोग जानते हैं कि मेटाबॉलिक यहाँ पे क्या होता है कि एसिटल कोएंजाइम टूटता है, टूटने के बाद वो NADPH का NADH का फॉर्मेशन करेगा और FADH का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन एनाबॉलिक प्रोसेस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनाबॉलिक प्रोसेस इसमें क्या होता है कि क्रेब्स साइकिल जब चलता है तो इसमें आप लोग ये देखेंगे पायरुवेट ये एसिटल कोएंजाइम A का फॉर्मेशन करेगा, ये साइट्रेट का करेगा, और अल्फा कीटोग्लूट्रेट ये अल्फा कीटोग्लूट्रेट फॉर्मेशन करता है अमीनो एसिड का। फिर फर्दर जब ये साइकिल चलेगा तो सक्सिनिल कोएंजाइम ये फॉर्मेशन करता है पोरफायरिन्स का। पोरफायरिन्स का जैसे कि हम लोग जानते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पोरफायरिन जो हम लोग जब ब्लड पढ़ेंगे उसमें हेमिंग जो होता है उसमें पोरफायरिन रिंग होता है। पोरफायरिन रिंग ये नेचुरल पिगमेंट भी होता है और ये बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होता है। तो पोरफायरिन का बहुत यूज है जो कि फॉर्मेशन होता है सक्सिनिल कोएंजाइम A से। फर्दर ऑक्सैलो एसीटेट भी अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद पायरुवेट जो होता है वो क्या करता है, कभी कभी ऑक्सैलो एसीटेट का भी डायरेक्टली फॉर्मेशन करता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एनाप्लूरोटिक रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनाप्लूरोटिक रिएक्शन। इन ग्रीक इट मींस फिलअप, ये फिलअप करता है, मतलब पायरुवेट से एसिटल कोएंजाइम A, और इसमें जो होता है जो एंजाइम यूज होता है वो होता है पायरुवेट कार्बोऑक्सिलेज। वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम पायरुवेट कार्बोऑक्सिलेज। तो डिटेल में क्रेब्स साइकिल दिखाया मैं यहाँ पे, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी दिखाया है, एक एक जो इसमें प्रोडक्ट बन रहा है उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, एंजाइम एंड डिफरेंट जो उसके पाथ हैं उसको हमने डिनोट किया है। इसमें जैसा कि हमने देखा था कि एसिटल कोएंजाइम A का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पायरुवेट से एसिटल कोएंजाइम A का फॉर्मेशन होता है। एसिटल कोएंजाइम A जो होता है वो 2 कार्बन होता है, और एसिटल कोएंजाइम A और ऑक्सैलो एसीटेट से मिलके ये जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है वो होता है साइट्रेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम साइट्रेट सिंथेज। ये डिफरेंट स्टेप्स हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट स्टेप को नाम दे दिया है कंडेंसेशन। इस पूरे क्रेब्स साइकिल को हम देखेंगे तो 8 स्टेप में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हुआ कंडेंसेशन, फिर हाइड्रेशन, हाइड्रेशन के बाद एक इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है, उसके बाद ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, देन ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन। ये टोटल 8 स्टेप्स होते हैं। 8 स्टेप्स में हमने डिवाइड किया, जिसमें पहला जो स्टेप होता है वो है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में एसिटल कोएंजाइम ये 2 कार्बन का होता है और ऑक्सैलो एसीटेट ये 4 कार्बन का होता है। ये मिलकर जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं वो है साइट्रेट, ये है 6 कार्बन। साइट्रेट कन्वर्ट होता है सिस एकोनिटेज में विद द एंजाइम एकोनिटेज। इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग हाइड्रेशन। नेक्स्ट जो इसमें इंटरमीडिएट बनता है इसको सिस एकोनिटेट कहते हैं हम लोग, और सिस एकोनिटेट कन्वर्ट होता है आइसोसाइट्रेट जिसको विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एकोनिटेज। फर्दर आइसोसाइट्रेट कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूट्रेट विद द एंजाइम आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज and the process is called oxidative decarboxylation. Next step, alpha ketoglutarate convert into succinyl coenzyme A with the enzyme alpha ketodehydrogenase complex, very important enzyme. उसके बाद succinyl coenzyme A convert होता है succinate with the enzyme succinyl coenzyme A synthase. Next fumarate में succinate convert होगा fumarate में
विद द एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज होता है ये इनर मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इनर मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। फर्दर फ्यूमरेट कन्वर्ट होगा मैलेट में बाय द एंजाइम फ्यूमरेज, देन मैलेट कन्वर्ट इनटू ऑक्सैलोएसीटेट बाय द एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। ये पूरे स्टेप्स है इसका। और इसमें जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं आइसोसाइट्रेट से अल्फा कीटोग्लूट्रेट में जब ये कन्वर्ट होगा तो इससे एक NADH निकलेगा। उसके बाद अल्फा कीटोग्लूट्रेट जब कन्वर्ट होगा सक्सिनिल कोएंजाइम ए से तो यहाँ एक NADH मिलेगा। फर्दर मैलेट कन्वर्ट होगा ऑक्सैलोएसीटेट से तो यहाँ एक NADH फॉर्म होता है। फिर सक्सिनेट कन्वर्ट होगा फ्यूमरेट पे, यहाँ एक FADH2 मिलता है। और फिर जब सक्सिनिल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में तो यहाँ पे एक GTP मिलता है। ये जो स्टेप्स हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एक चीज और, इसके एंजाइम में कोई कंफ्यूजन नहीं आप लोग को होना चाहिए, क्योंकि जो एंजाइम है वो उसके प्रोडक्ट के नाम से है। और यहाँ पे आप लोग देखिए जहां भी आप लोग को NADH मिलेगा वहां यूज होगा डिहाइड्रोजिनेज या फिर FADH2। यहाँ देखिए आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज लगेगा, FADH2 निकलेगा, यहाँ भी डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पे मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद से हम थोड़ा सा इसके मॉलिक्यूलर लेवल पे अब हम लोग आ जाए। जब मॉलिक्यूलर लेवल पे हम लोग आएंगे तो एसिटल कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये है। इसमें CH3CO फिर SCOA है, उसके बाद ऑक्सैलोएसीटेट है। ये दोनों मिलके बनाते हैं साइट्रेट। तो ऑक्सैलोएसीटेट का ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। इसमें हम लोग ये देखें एसिटल कोएंजाइम का CH3CO ये जो होता है पार्ट इसके साथ कंबाइन करके बनाएगा साइट्रेट, ये प्रोडक्ट बनाएगा। और साइट्रेट से CH2COO जो होता है वो फिर फर्दर बनाता है सिस एकोनिटेज। इसमें एक H2O निकलेगा और फिर सेकंड जो इसका स्टेप है जो इंटरमीडिएट सिस एकोनिटेज, ये जब कन्वर्ट होता है आइसोसाइट्रेट में तो एक H2 इसमें लगता है। इसमें आप लोग देखेंगे सिस एकोनिटेज में एक CO2 निकल रहा है। यहाँ पे जब यहाँ एक CO2 यहाँ से निकल जाएगा तो ये जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा अल्फा कीटोग्लूट्रेट, यहाँ से CO2 आप निकाल देंगे। यहाँ पे देखिए ये CH2 COO एंड देन O। उसके बाद यहाँ से भी एक CO2 निकल जाएगा। इसका मतलब दो स्टेप में यहाँ पे CO2 निकलता है। एक स्टेप ये है जब आइसोसाइट्रेट कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूट्रेट में, और जब अल्फा कीटोग्लूट्रेट कन्वर्ट होता है सक्सिनिल कोएंजाइम ए में तो यहाँ पे एक एक मॉलिक्यूल्स CO2 के निकलते हैं। यहाँ हमने CO2 निकाल दिया, यहाँ CO2 निकाल दिया। फर्दर ये जो स्ट्रक्चर है वो ये हो जाएगा और यहाँ पे SCOA भी बन जाएगा, सक्सिनिल कोएंजाइम ए। फिर फर्दर जब सक्सिनिल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में तो यहाँ पे ये ग्रुप जो होता है ये लिबरेट हो जाता है। लिबरेट होने के बाद इसका सक्सिनेट का ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। फर्दर इसमें से H2 दो H2 निकल जाएगा क्योंकि इसको बनाना है FADH2। निकलने के बाद फ्यूमरेट में ये देखिए ये H2 और ये H2 निकल जाएगा, ये फ्यूमरेट का स्ट्रक्चर हो जाएगा। फ्यूमरेट के स्ट्रक्चर में फर्दर दो H निकल जाएगा, दो H ये कहा जा रहा है H2O का फॉर्मेशन कर रहा है। H2O का फॉर्मेशन करने के बाद ये मैलेट का स्ट्रक्चर हो जाएगा। मैलेट के स्ट्रक्चर में फिर OH, ये दो OH और H निकल जाएगा। फिर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका ऑक्सैलोएसीटेट। इसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आप लोग को, क्योंकि जब एक एक स्टेप बाय स्टेप जैसे ही आप लोग चलेंगे उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है, वो क्लियर हो जाएगा। इसमें मेन प्रॉब्लम होता है किसी को स्टेप याद रखना कि हम लोग स्टेप कैसे याद रखेंगे। तो एक बहुत ही आसान मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, जैसे कि आप BCCI का नाम सुने होंगे तो B की जगह A लगा दीजिए, ACCI। ओके,
इसको आप लोग कर दीजिए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर उसके बाद से आप लोग ये दिखाइए सीनियर सेक्शन फेवर्स मोर ओवर। ये बहुत ही आसान फॉर्मूला है, इससे आप लोग क्रेब्स साइकिल का पूरा स्टेप आप लोग याद रख सकते हैं। ए की जगह आप कर दीजिए, बी की जगह ए आपने कर दिया है, गुड। देन ये हो गया एसिटल कोएंजाइम ए, साइट्रेट, सिस एकोनिडेज, आइसोसाइट्रेट, अल्फा कीटोग्लूट्रेट। ओके, उसके बाद एस से हो गया सक्सिनिल कोएंजाइम ए, देन सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट एंड ऑक्सैलो एसीटेट। ये बहुत ही आसान फॉर्मूला है, इसको आप बड़े आसानी से ये स्टेप याद रख सकते हैं। फर्दर इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है क्रेब्स साइकिल में कि इसमें जो 4 स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप्स, वो ऑक्सीडेटिव स्टेप्स होते हैं। ऑक्सीडेटिव स्टेप्स में फर्स्ट स्टेप जो है वह आइसोसाइट्रेट जब कन्वर्ट होगा अल्फा कीटोग्लूट्रेट में, सेकेंड स्टेप अल्फा कीटोग्लूट्रेट कन्वर्ट होगा सक्सिनिल कोएंजाइम ए में, थर्ड स्टेप जब सक्सिनेट कन्वर्ट होगा फ्यूमरेट में, और फोर्थ ऑक्सीडेटिव स्टेप है इसमें जब मैलेट कन्वर्ट होगा ऑक्सैलो एसीटेट में। ऑक्सीडेटिव स्टेप्स को याद रखने का ये आप लोग समझ लीजिए कि जहां जहां पे NADH रिलीज हो रहा है और FADH रिलीज हो रहा है वही उसका ऑक्सीडेटिव स्टेप है। रेगुलेशन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल का रेगुलेशन किस किस स्टेप पे होता है, इसको अगर मेनली हम लोग देखेंगे तो इट इज रेगुलेटेड एट 3 पॉइंट, मींस इट हैज 3 कंट्रोल पॉइंट। 3 कंट्रोल पॉइंट में फर्स्ट जो इसका कंट्रोल पॉइंट है वो है बाय द फॉर्मेशन ऑफ साइट्रेट। फर्स्ट कंट्रोल पॉइंट, इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट कंट्रोल पॉइंट। फर्स्ट कंट्रोल पॉइंट में क्या होता है, यहां पे जब एसिटिल कोएंजाइम ए और ऑक्सैलो एसीटेट जब ये कंबाइन करके साइट्रेट का फॉर्मेशन बनाता है तो वहां पे जो एटीपी होता है, अगर एटीपी एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो ये रिएक्शन को इनहिबिट करेगा, मतलब इस साइकिल को ये इनहिबिट करेगा। इसको हमने डिनोट किया माइनस से। इट मींस इफ एक्सेस एटीपी देन द साइकिल विल बी लो। सेकेंड कंट्रोल पॉइंट, दिस इज सेकेंड कंट्रोल पॉइंट। यहां पे क्या होता है, जब आइसोसाइट्रेट कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूट्रेट, यहां पे जो एंजाइम होता है वो आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ये आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज को जब एडीपी प्रेजेंट होगा, एडीपी इस रिएक्शन को इनहांस करेगा, मींस इस रिएक्शन को वो बढ़ाएगा। लेकिन अगर एटीपी एक्सेस है और एनएडीएच एक्सेस है तो इस साइकिल को वो इनहिबिट करेगा, उसको रोकेगा। थर्ड स्टेप, जब अल्फा कीटोग्लूट्रेट कन्वर्ट होता है सक्सिनिल कोएंजाइम ए, यहां पे जो एंजाइम यूज होता है वो अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज होता है। अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट जो करता है वो करता है सक्सिनिल कोएंजाइम ए एंड एनएडीएच। जो अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स होता है वो काम करता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की तरह, जो कि उस समय जब पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटल कोएंजाइम ए में। तो ये पूरा डायग्राम जो है ये डिनोट कर रहा है रेगुलेशन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। अभी तक आप मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स।